एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में हमने ओम्स लॉ सीखा था। ओम्स लॉ क्या होता है, उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला कैसे बनता है, वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, ये सारी बात हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी। आज हम पढ़ने वाले प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। प्रतिरोधकता दूसरा नाम विशिष्ट प्रतिरोध। ये हो गया। हमने कहा था कि प्रतिरोध का मान लंबाई, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। तो वही बात यहां पे आपको याद भी रखनी है। अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मान कौन कौन से तथ्यों पर निर्भर करता है, तो आपका आंसर होगा एक तो लंबाई पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, प्रकृति और ताप पर। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या देखा, प्रयोगों से ज्ञात होता है प्रतिरोध बाहर से व्यक्त करते हैं। आर समानुपाती चालक की लंबाई एल। दूसरा आर समानुपाती 1/a। ए का मतलब अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तो लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या मतलब निकला, लंबाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई को घटाओगे प्रतिरोध घट जाएगा। ये तो लंबाई के साथ रिलेशन है। और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की बात करूं तो ए को बढ़ाने पर आर घटेगा, ए को घटाने पर आर बढ़ेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये लंबाई के साथ रिलेशन है। ओके, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो यहां पे क्या आएगा, आर समानुपाती L/A। दोनों को मैंने मिला दिया, L और A, तो R समानुपाती L/A। ओके, अब समानुपाती जिनको हटाएं तो कोई मिलना, तो आप क्या बोलेंगे, या R = ρL/A। ये आंसर आएगा, जहां रो समानुपाती नियतांक और समानुपाती नियतांक को क्या बोलते हैं, इसको, इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर दूसरा नाम प्रतिरोधकता, ये रो को ही कहते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, ये आपके पास यहां पर फॉर्मूला बन गया आर का। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हमें तो रो को विशिष्ट प्रतिरोधकता को परिभाषित देना था, तो रो = क्या आएगा, रो = RA/L। यहां से आप परिभाषा दे सकते हैं, क्या बोलेंगे, यदि L = 1 मीटर तथा A = 1 मीटर स्क्वायर, तो रो = R। आया ना, हमें परिभाषा देनी थी रो की प्रतिरोधकता की, तो क्या बोलेंगे, L का मान 1 और A का मान 1, तो रो = R। तो यहां पर रो = R आ गई। ठीक है, तो यहां पर परिभाषा क्या बनेगी, आप बोलेंगे किसी एकांक लंबाई के चालक, हमने लंबाई ली 1 मीटर, एकांक लंबाई के चालक तथा एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना लिया है, 1 मीटर स्क्वायर, के चालक का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। हमने एक चालक लिया है जिसकी लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, तो उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो किसके तुल्य होगा, वो विशिष्ट प्रतिरोध के तुल्य होगा या प्रतिरोधकता कहलाएगा। तो प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या बन गई, किसी एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के चालक का प्रतिरोध, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के तुल्य होता है या उसकी प्रतिरोधकता के तुल्य होता है। ओके, तो यहां पे ये बनी इसकी परिभाषा। अब ये राशि, तो राशि बताएंगे आप, ये अदिश राशि होती है।
अदिश राशि, मात्रक बनाना है, विमा बनानी है, प्रतिरोधकता अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। अब इसका मात्रक बनाना है और फिर विमा, तो मात्रक यहां से बनाओ। आर के लिए मात्रक होता है ओम और ए के लिए मीटर स्क्वायर और एल के लिए मीटर, तो मीटर से मीटर, तो आंसर आया ओम मीटर। ओके, ये इसके पास मात्रक आ गया। तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, तो आप यहां लिख सकते हैं ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है, ये ओम मीटर है। ओके, ये इसका ऐसा ही मात्रक बन गया। अब बनाने के लिए इसकी विमा, विमीय सूत्र क्या बनेगा? तो विमीय सूत्र के लिए देखें, विमीय सूत्र क्या बनने वाला है? हमें आर ए अपॉन एल ये दिया है, तो पहले तो यहां पे रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब ए तो आप जानते हो अनुप्रस्थ सिंबल, एल जानते हो लंबाई। अब आर प्रतिरोध के लिए निकालना है, तो प्रतिरोध के लिए निकालने के लिए क्या करूं? देखें यहां पे लिखूंगा आर रो इज इक्वल टू, आर के लिए होता है वी अपॉन आई, वी अपॉन आई ओम की नेम से, ठीक है। तो ए और अपॉन में एल दिया गया। अब वी, तो वी के लिए बोलूंगा डब्ल्यू अपॉन क्यू, वी के लिए, और ए अपॉन आई एल। अब यहां से आप सभी राशियों की विमाएं जानते हैं, लगा दो। तो क्या आने वाला है? रो की विमाएं डब्ल्यू के लिए एन एल टू टी माइनस टू, ये तो डब्ल्यू के लिए होता है। ए क्षेत्रफल एल स्क्वायर अपॉन क्यू, क्यू के लिए ए टी, आई के लिए ए एम्पियर और एल के लिए एल, ठीक है। जो क्रॉस हो रहा है क्रॉस कर दो, एल एल, टी को ऊपर ले जाऊंगा, ए को ऊपर ले जाऊंगा, तो रो इज इक्वल टू एम एल, दो तो ये और एक ये है, तो एल क्यूब एम एल क्यूब, टी माइनस टू और ए नीचे से आ गया, तो टी माइनस थ्री और ए माइनस टू। ओके, ये इसका विमीय सूत्र बन गया है, रो का विमीय सूत्र, प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र, ये आपके पास आ गया, ठीक है। प्रतिरोध के लिए निकालना था, तो प्रतिरोध के लिए मैंने बताया वी अपॉन आई से निकालना है, वी अपॉन आई से। तो वी अपॉन आई से हमने जब निकाला, तो यहां पे ए अनुप्रस्थ सिंबल मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर और एल, तो एल तो एल है ये, तो यहां से बड़ा आसान सा ये आपके पास बन जाता है, ठीक है। अगर मान लो हमसे पूछा जाता है केवल प्रतिरोध के लिए, केवल प्रतिरोध के लिए बात करते हैं, तो यहां पे प्रतिरोध में प्रतिरोधकता में ओम मीटर, तो मीटर यानी एल, तो अगर हमें प्रतिरोध का चाहिए होता तो एक एल कम आता बस। तो अगर मैं आर की बात करूं तो आर का विमीय सूत्र क्या आएगा? तो आर के लिए आएगा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये प्रतिरोध का विमीय सूत्र होगा, प्रतिरोध का विमीय सूत्र ये आएगा। ओके, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, तो यहाँ पे ये तो बन गया आपके पास कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है या प्रतिरोधकता क्या होती है और कैसे आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब इसी में एक और बात, जैसे आपने विशिष्ट प्रतिरोध की बात कही या प्रतिरोध की बात कही, तो इनका व्युत्क्रम कर दूं, जैसे मान लो प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर दूं, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते हैं चालकत्व। क्या बोलते हैं? चालकत्व। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। तो यहाँ पे अगर कभी कोई बात आती है कि चालकत्व क्या होता है, तो कैसे बताएंगे? तो देखिए जरा, चालकत्व के लिए चालकत्व कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। तो परिभाषा बड़ी आसान सी कि किसी चालक के प्रतिरोध कैपिटल आर का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध कैपिटल आर का व्युत्क्रम, इसका मतलब 1/r, ये क्या बन गया? चालकत्व। ये चालकत्व बन गया। अब इसका मात्रक बनाना है, विमीय सूत्र बनाना है, तो मात्रक ओम का यहां लिखेंगे, तो 1/, और ओम ये हो गया। तो ओम इनवर्स लिख सकते हो आप इसे, आप कह सकते हैं इज इक्वल टू ओम इनवर्स, ये लो, और ओम इनवर्स को कहते हैं आप महो। ओके, तो ये इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक। चालकत्व की बात आएगी तो इसको कहेंगे, और ये इसका ऐसा ही मात्रक बन गया, ठीक है। अब बात आती है कि यहां पे इसका विमीय सूत्र बनाना पड़ेगा, तो विमीय सूत्र आर का पता है हमें, तो विमीय सूत्र क्या बनेगा?
विमीय सूत्र बनाना है इसका, तो 1/r और r के लिए ml2 t - 3 a - 2। अब इन टर्म को ऊपर ले जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या आने वाला है m - 1 l - 2 t3 a2। ओके, तो ये चालकत्व का विमीय सूत्र। कभी कोई कहे कि चालकत्व कौन कौन सी तथ्यों पर निर्भर करता है, तो जिन राशियों पर प्रतिरोध निर्भर करता है उन्हीं पर निर्भर करेगा चालकत्व। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो जिन बातों पर प्रतिरोध निर्भर कर रहा है उन्हीं पर निर्भर करेगा चालकत्व। क्लियर। अब बात करेंगे विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व ये लोग, या फिर इसको जैसे आपने कहा था प्रतिरोधकता, ऐसे ही चालकता, दूसरा नाम चालकता, ये दूसरा नाम। तो क्या बोलेंगे, किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। या प्रतिरोधकता के लिए तो किसी चालक की, ये लिया मैंने चालकता, तो किसी चालक की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। एक ही बात है दोनों। तो यहां पे क्या बोलेंगे, चालकता को व्यक्त करते हैं हम सिग्मा से, तो यहां कहेंगे सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता। अब इसका मात्रक SI मात्रक, SI मात्रक, ये सभी अदिश राशियां हैं, मात्रक बनाना है। तो इसका मात्रक था, यहां पे आप देंगे 1/O मीटर। अब ओम को ऊपर ले जाएंगे, पूरी का लगाना चाहे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को कहा था आपने महो, तो यहां पे ये भी कह सकते हैं महो पर मीटर। ओके, ये इसका SI मात्रक महो पर मीटर, इसकी भी बन गया। चालकता का SI मात्रक महो पर मीटर होता है। किन किन राशियों पर निर्भर करता है, तो जिन पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है उन्हीं पर चालकता निर्भर करती है। सेम है, ठीक है। प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम था तो इसीलिए सेम कहेंगे आप। अब आता है इसका विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र कैसे बनाऊंगा, उल्टा करना है, केवल व्युत्क्रम करना है। तो विमीय सूत्र सिग्मा के लिए सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ था, और ρ के लिए आपने निकाला हुआ है तो 1/ml3 t - 3 a - 2। ओके, क्या आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो m - 1 l - 3 t3 और a2, यह आ गया आपके पास इसका विमीय सूत्र। ठीक है, तो ये तो हुआ आपके पास यहाँ पे प्रतिरोधकता क्या होती है, चालकता क्या होती है, या चालकत्व क्या होता है, इनके बारे में बातचीत। ठीक है, यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। आपने जो कहा था कि प्रकृति इस रो को ही कहते हैं, रो ये प्रकृति है। जैसे तांबा कहा तो तांबे के लिए रो का मान फिक्स है। हमने कहा एल्यूमिनियम के लिए फिक्स है। जो कोई भी पदार्थ हम बोलेंगे तो उसके लिए रो का मान फिक्स होगा, ये रो का मान फिक्स रहेगा। और रो फिक्स है तो नेचुरल सी बात है ये सिग्मा की वैल्यू फिक्स होगी। हमने पीछे पढ़ा था रो इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला आया था रो इज इक्वल टू m/n(e²τ), ये प्रतिरोधकता का था। तो इसमें m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश, विश्रांति काल, ये सारी बातें तो फिक्स है ना, नियत है ना, इसलिए नियत रहता है। अब τ का मान ताप के साथ बदलता है, ताप के साथ बदलता है तो इसका मान ताप के अनुसार बदलेगा। तो रो, अगर ये बात कहे तो रो किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है, या विशिष्ट प्रतिरोध किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है, या प्रतिरोधकता किन किन तथ्यों पर निर्भर करती है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रकृति और ताप पर, प्रकृति और ताप पर। तो ये रो का मान एक तो प्रकृति पर निर्भर करेगा और दूसरा ताप पर निर्भर करेगा। दो बातों पर निर्भर करता है रो का मान। तो वैसे ही यहाँ पर सिग्मा का मान एक तो प्रकृति पर और दूसरा ताप पर, दो बातों पर निर्भर करेगा। ये जो आपने लिया चालकता प्रकृति और ताप पर निर्भर करेगी। क्लियर? तो यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहीं से मैं इस सिग्मा का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो ये उल्टा हो जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, n(e²τ) अपॉन n। पीछे पढ़ा था जब हमने ओम का नियम व्युत्पन्न किया था तो वहां पे आया था ये फॉर्मूला, रो के लिए आ गया, सिग्मा के लिए आ गया, ये बन जाता है आपके पास। अब
प्रकृति और ताप की बात हो गई। क्या प्रतिरोध का मान? तो प्रतिरोध का मान तो लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। अब साथ में हमने उसमें धारा किस प्रकार से प्रवाहित कर रहे हैं, इस बात पर भी प्रतिरोध का मान निर्भर करेगा, इस बात पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो जैसे एक बात और यहां पे प्रतिरोध का मान देखिए जरा कैसे। मान लो मैंने कोई चालक लिया और वो चालक लिया है मैंने, घनाभ क्या आता है? घनाभ जानते हैं आप, ये मैंने यहां पे कोई चालक ले लिया, ऐसी शेप का है, ऐसी शेप का है। ठीक है, अब इसकी ये वाली भुजा को मान ली मैंने ए, ये वाली भुजा, इस भुजा को मान लिया मैंने बी, ये वाली बी है, और इसको मान लिया मैंने सी, ये वाली सी है। ठीक है, तो अगर मान लो इसमें धारा में ऐसे प्रवाहित कर दूं, यहां से जा रही है और यहां से बाहर आ रही है, ऐसे धारा प्रवाहित कर दूं, ये धारा की दिशा है। ठीक है, तो लंबाई एल की जगह पे मैं लगाऊंगा ए और ए की जगह पे लगाऊंगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये वाली भुजा लिखना, ये वाली भुजा डी इंटू सी, ये ए का मान आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब आर लिखूंगा तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए तो होता है, यहां पे क्या लिखूंगा रो ए अपॉन डी सी, तब ये मान आएगा आर का। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था आपको कि लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर कर रहा है। मान लो सपोज करो कि मैंने धारा को यहां से ऐसे प्रवाहित कर दिया, ये वाली दिशा में ऐसे प्रवाहित कर दिया, यहां पर धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, यहां से ये मैंने बना दिया, मान लो ये धारा प्रवाहित हो रही है सी भुजा के अलोंग, सी भुजा के अनुदिश। तो यहां पर अभी तो हो रही थी ए के अनुदिश, यदि धारा भुजा सी के अनुदिश प्रवाहित हो तो एल की जगह पे बेटा सी आएगा, सी की अनुदिश प्रवाहित हो रही है, और ए की जगह पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आएगा ए इंटू बी, अब ये आएगा, तो प्रतिरोध हो जाएगा आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए, तो रो और एल की जगह पे सी अपॉन ए इंटू बी, तब ये हो जाएगा प्रतिरोध का मान। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो प्रतिरोध है ये इस बात पर भी निर्भर करेगा। मान लो ये चालक है मेरे पास, तो जरूरी नहीं कि इसका प्रतिरोध फिक्स रहेगा, धारा ऐसे प्रवाहित करूंगा तो अलग आएगा, ऐसे प्रवाहित करूंगा तो अलग आएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं ओमीय तथा अनोमीय युक्तियों की। ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध, ओमीय तथा अनोमीय युक्तियां ये क्या होती हैं, तो देखिए जरा, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध। ओके, तो जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है, पहले बात करता हूं ओमीय की, नाम से क्लियर हो रहा है, नाम से पता चल रहा है। ओमीय वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करती हैं, जो ओम के नियम का पालन करती हैं, ओमीय युक्तियां कहलाती हैं। वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करती हैं ओमीय युक्तियां कहलाती हैं, उनको ओमीय युक्तियां कहेंगे। और इन युक्तियों का जो प्रतिरोध होगा वो ओमीय प्रतिरोध कहलाएगा। तो इन युक्तियों का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, ओमीय प्रतिरोध कहलाता है, उसको ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ओमीय युक्तियां के लिए ग्राफ बनाए ओम के नियम का, तो आप जानते हो V और I के बीच खींचा गया ग्राफ सीधी रेखा होगा, मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा। ठीक है, तो यहां पर ओमीय युक्तियों के लिए जो ओम के नियम का पालन करें ओमीय, यहां पे मैंने कहा V और यहां पे मैंने कहा I, तो अगर ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ आएगा मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा एक, ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये बन गया आपके पास ओमीय युक्तियां, ये ओमीय युक्तियां कहलाएंगी सबके सब, और इनका प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध। अब आप सोच रहे होंगे इसका एग्जाम्पल, उदाहरण, तो उदाहरण के लिए आप देंगे कि सभी धात्विक चालक
आरोपित मोल्टा की निम्न मान पर ओमीय होते हैं। कैसे होते हैं? ओमीय। सभी धात्विक चालक आरोपित मोल्टा के निम्न मान पर ओमीय होते हैं। ये सब के सब ओमीय हैं। इनका प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध कहलाएगा सभी धात्विक चालकों के लिए, जिनके लिए ऐसे ग्राफ आता है वो सब है। अब बात आती है अनोमीय, नाम से क्लियर हो रहा है। अनओमीय वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं, वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं, अनोमीय युक्तियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अनोमीय युक्तियां। उनको अनोमीय युक्तियां कहेंगे। अनओमीय युक्तियां कहलाती हैं। ठीक है। अब अनोमीय युक्तियों का जो प्रतिरोध होता है, अनओमीय युक्तियों का प्रतिरोध क्या कहलाएगा? अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है। उसको अनोमीय प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है। तो अनोमीय युक्तियों के लिए उदाहरण में जैसे हुई, तो आप कहेंगे यहां पे अनोमीय के लिए अनओमीय। तो अगर ग्राफ खींचोगे बी में और आई में, तो ये केवल ऐसा ग्राफ नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी ग्राफ आपके पास बन सकता है। अनोमीय युक्तियों में ग्राफ वी और आई के मध्य खींचा गया वक्र सीधी रेखा नहीं होता है, मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा नहीं होगा, वक्राकार किसी भी प्रकार का बना सकते हैं आप। तो यहां पर अगर मैं बात करूं जैसे नंबर 1 डायोड के लिए, डायोड, तो डायोड के लिए या तो यहां पे डायोड के लिए ग्राफ यहां पर लिया मैंने V और यहां पे लिया I, तो ग्राफ बनता है आपके पास ये इस प्रकार का, ऐसा ग्राफ बनता है डायोड के लिए। तो मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा नहीं है, इसलिए युक्ति कैसी हो गई? अनोमीय, अनोमीय युक्ति हो गई। दूसरा ग्राफ ले सकते हैं आप टॉर्च बल्ब के लिए, टॉर्च बल्ब के लिए। तो टॉर्च बल्ब के लिए ग्राफ कैसा बनाएंगे? यहां पे लिया ये V और यहां पे लिया I, तो टॉर्च बल्ब के लिए ग्राफ ऐसा बनने वाला है। ये टॉर्च बल्ब के लिए बनेगा, वक्राकार ही है, मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा नहीं है, ये भी अनोमीय है। अगर मैंने कहा होता विद्युत अपघट्य के लिए, तीसरा विद्युत अपघट्य के लिए, तो विद्युत अपघट्य, अरे सेल में जो विलयन यूज करते हैं विद्युत अपघट्य, तो इसके लिए बनाऊंगा, तो यहां पर ये तो लेंगे V और ये लेंगे I, तो ग्राफ बनेगा इस प्रकार का। तो ये यहां पर क्या कहलाएगा? अनोमीय, ये भी अनोमीय है। अब कुछ स्थितियां जिन पर ओम का नियम वैलिड नहीं है, ओम का नियम वैलिड नहीं होता है, वो क्या क्या हो सकती है? जैसे नंबर 1 आरोपित विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन अरैखिक होता है। अरैखिक, अगर वो रैखिक है तब तो ओम का नियम है, अरैखिक होता है तो यहां पर क्या बताएंगे आप? अरैखिक का मतलब यहां पर मैंने इधर लिया I धारा और ये लिया V वोल्टा, तो जब ग्राफ बनाता हूं तो यहां से शुरुआत में लो स्ट्रेट लाइन, मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा, लेकिन जैसे ही आरोपित वोल्टा का मान ज्यादा हो जाता है, मैंने कहा भी था पीछे कि सभी धात्विक चालक आरोपित वोल्टा के निम्न मान पर कैसे होते हैं? ओमिक, ओमीय, तो सबके सब ओमीय है ना। लेकिन अगर मैंने वोल्टा के मान को बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा कर दिया, अब वोल्टा का मान बढ़ा देगा तो धारा बढ़ती जा रही है, वोल्टा को और बढ़ा दिया, यहां से ये O और यहां तक दिया A, यहां तक आएगी सीधी रेखा, यहां तक तो ये ओमीय। लेकिन यहां से जैसे आगे वोल्टा को बढ़ाऊंगा, तो वोल्टा को बढ़ाने पर ऐसा ग्राफ आना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करके ग्राफ की पिक्चर ऐसी हो जाती है, ये A से B की तरफ, तो ये कैसा हो गया? अरैखिक ग्राफ हो गया। अब आप सोच रहे हो क्यों हो जाती है, तो ये रीजन आपको समझ में आएगा अगले वीडियो में कि ऐसा ग्राफ क्यों हो गया। इसका थोड़ा सा बता दूं कि ग्राफ ऐसा होने का रीजन कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा कम हो जाएगी, धारा का मान नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए धारा का मान नहीं बढ़ा, वोल्टा बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ गया, एक साथ बढ़ जाता है। तो ये कैसा हो गया? ये अरैखिक होता है। तो ये कैसा है? अब अनोमीय, ये अनोमीय, ठीक है। यहां से O से A तक ये ओमीय था, और जैसे ज्यादा कर दिया तो अनोमीय बन गया। ओके। दूसरी बात,
धारा में परिवर्तन आरोपित विभवांतर की ध्रुवता पर निर्भर करता है। विभवांतर की ध्रुवता का मतलब धनात्मक और ऋणात्मक मान। तो ये बात आपको समझ में आएगी जब आप अर्धचालक युक्तियां पढ़ेंगे। डायोड, तो डायोड में अगर मैं ग्राफ खींचूं तो देखें यहां पे तो लिया मैंने V, ये प्लस की डायरेक्शन है विभवांतर, और यहां पे धारा I ये, और यहां पर अगर मैंने इसको माइनस का V लिया, ये ले लिया माइनस का V इस डायरेक्शन में, तो यहां पर माइनस की धारा I ऋणात्मक, ये नेगेटिव डायरेक्शन बनाएंगे आप ऐसे। तो जब इनके बीच में ग्राफ खींचता हूं तो ग्राफ आपके पास ऐसा आता है, ये तो आया इस पॉजिटिव के साथ, और जब नेगेटिव के साथ खींचता हूं तो ग्राफ आता है आपके पास ऐसा, ये ग्राफ ऐसा आता है। तो यहां पर आप देखेंगे धारा में परिवर्तन आरोपित विभवांतर की ध्रुवता पर निर्भर करता है। अगर विभवांतर को धनात्मक लेकर के खींचोगे तो धारा के मान अलग प्राप्त होंगे, और अगर ऋणात्मक लेकर के खींचोगे तो अलग दूसरे मान प्राप्त होंगे। तो ये कैसी हो गई? अनोमीय। ये भी अनोमीय हो जाती है। कैसी हो गई? अनोमीय। तीसरा मैंने लिखा है विभवांतर तथा धारा के मध्य संबंध अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब अद्वितीय नहीं है, यानी यूनिक नहीं है। ऐसा नहीं कि हमेशा वही आएगा। जैसे अर्धचालक GaAs ले लूं, GaAs गैलियम आर्सेनाइड है, GaAs ले लिया। ये तो डायोड के लिए बनाया था मैंने, डायोड, और ये धात्विक चालक के लिए बनाया था। वोल्टा बढ़ाते जाओगे तो, और ये डायोड का पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अर्धचालक की बात कर रहा हूं GaAs की, तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ के नीचे ऐसे कुछ आएगी, और ये लेंगे आप यहां पे आई, ठीक है। तो देखिए आप धारा का मान यहां पर ये फिक्स मान लिया, तो इतनी वोल्टा पर भी ये धारा है, इतनी वोल्टा पर भी ये धारा है, और वोल्टा बढ़ा दी तो भी धारा इतनी है। देखें आप, तो ये अद्वितीय नहीं है। ये नहीं कि इतनी वोल्टा पर इतनी धारा मिलेगी, बढ़ाने पर ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी। अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है, इसलिए अनोमीय है। कैसा है? अनोमीय। अगर ये अद्वितीय होता, अद्वितीय मतलब एक जैसा रहता, हमेशा एक फिक्स वोल्टा पर फिक्स धारा आती, तो वो अद्वितीय होता, और अद्वितीय होता तो ओमिक बन जाता, अभी ओमीय हो जाता। अभी यहाँ पे अद्वितीय नहीं है, अलग अलग वोल्टा पर अलग अलग धारा एक ही है, वोल्टा बदल रही है, तो ये कैसा हो गया? अनोमीय। ये अनोमीय हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये बात थी ओमीय और अनोमीय के बारे में। अब इसकी आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए